नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव प्रकाश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, राम जयपाल कॉलेज। आज मैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विषय पे बातचीत करूंगा। मेरी यह बातचीत जयप्रकाश विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातक और परास्नातक कर रहे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। हड़प्पा सभ्यता एक बड़ा बृहद टॉपिक है, तो इसीलिए हमने निश्चय किया हुआ है कि इसको 2 वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। तो पहले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, इसके प्रमुख स्थलों और इसका समय अवधि आदि के बारे में बातचीत करेंगे। बाकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बातचीत हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। हड़प्पा सभ्यता नाम सुनते ही हर भारतीय के जहन में एक गर्व उत्पन्न होता है। इस सभ्यता के विषय में हमें पहली विश्वस्त जानकारी सन 1921 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पूरा स्थल पे उत्खनन कार्य करवाया। इसके ठीक एक वर्ष बाद सन 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक दूसरे पुरा स्थल पर उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से जो पुरावशेष प्राप्त हुए, उन्होंने यह स्पष्ट संकेत कर दिया कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी क्षेत्र में एक समृद्धशाली सभ्यता का विकास हुआ था जो नगरीय थी। हालांकि अपने खोज के शुरुआती दिनों में इस सभ्यता को अंग्रेज इतिहासकार, विशेष तौर पे जिन्हें हम साम्राज्यवादी इतिहासकार भी कहते हैं, ने भारतीयों द्वारा विकसित सभ्यता मानने से इनकार किया। न सिर्फ उन साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को भारतीयों द्वारा विकसित सभ्यता मानने से इनकार किया, बल्कि इसे एक सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश प्रमाणित करने का प्रयास किया। हालांकि वो अपने इस प्रयास में कभी सफल नहीं हुए, लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि पश्चिमी इतिहासकार ऐसा क्यों कर रहे थे कि एक समृद्धशाली सभ्यता जो एक क्षेत्र की पहचान बनी, आज हमारे लिए गर्व की बात है, वो उसे सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश क्यों प्रमाणित करना चाहते थे। तो इसका मैं जो समझ पाता हूँ उसका सीधा जवाब यही है कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों की इतिहास लेखन की वो विचारधारा थी जो उनको हड़प्पा सभ्यता को भारतीय सभ्यता मानने से रोक रही थी। कहीं कहीं उनकी साम्राज्यवादी इतिहासकारों का हमेशा से एक बात मानना रहा कि भारतीय लोग जो हैं हमेशा से असभ्य, बर्बर और दूसरे शासकों द्वारा शासित होते रहे हैं। उन्होंने अपने इतिहास लेखन के माध्यम से साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था को सही प्रमाणित करने का प्रयास किया और उसकी वैधानिकता प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद या हुकूमत भारत में आर्थिक शोषण नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ के लोगों को सभ्य बना रहा है, जो हमेशा से इस काबिल बना रहा है कि वो अपना शासन कर सके। हालांकि उनकी ये बात जो थी, उनकी उस थ्योरी, व्हाइट बर्डन थ्योरी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं थी। व्हाइट बर्डन थ्योरी के माध्यम से उनका ये मानना था, पश्चिमी देश के साम्राज्यवादी सोच रखने वाले लोगों का ये मानना था कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के लोग काफ़ी असभ्य हैं, उनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी हम यूरोपीय लोगों ने उठाया हुआ है और वो हमें सभ्य बनाने के लिए, और उनकी ये जो विचारधारा और ये उनकी जो मानसिकता थी, अपने स्वघोषित खुद को सर्वोच्च साबित करने के कि हम बाकी दुनिया के लोगों से ज़्यादा सभ्य रहे हैं, सदैव हमेशा से सभ्य रहे हैं, सारी सभ्यता और संस्कृति का जो डेवलपमेंट है हमारे यहाँ रहा है। उनकी ये जो मानसिकता थी कहीं ना कहीं उन्हें हड़प्पा सभ्यता को भारतीय सभ्यता मानने से रोक रही थी, जिसके लिए उन्होंने
तमाम तरह के तर्क दिए। जैसे उनका एक तर्क ये था कि हड़प्पा सभ्यता चूंकि एक नगरीय सभ्यता है, अचानक से कैसे एक नगरीय सभ्यता का डेवलपमेंट हो जा सकता है किसी क्षेत्र में, उसके पहले किसी ग्रामीण संस्कृति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उनका ये आर्ग्यूमेंट भी कुछ समय के बाद फेल हो जाता है जब हम देखते हैं कि 1935 ईस्वी के आसपास एक बृहद पैमाने पे पाषाणिक पुरास्थलों की खोज होती है, जिसका नेतृत्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डी टेरा और पीटरसन करते हैं। तो इस बात से भी प्रमाणित हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई पाषाणिक संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ था, जो यहाँ पे लोगों के रहने के बसावट के प्रमाण मिले, उनके अपने अलग अलग तरह के पॉटरी के उपयोग करने के भी प्रमाण मिले। तो इस बात से ये भी प्रमाणित हो गया कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भारत में ग्रामीण स्तर की संस्कृतियों का भी डेवलपमेंट हुआ था, जो भारत के विविध क्षेत्रों में विकसित हुई थी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे जुर्वे संस्कृति, सोहन घाटी की संस्कृति, कायथा की संस्कृति, आहड़ संस्कृति। तो ये इन संस्कृतियों के बारे में जब खोज हुआ और पता चला तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने न चाहते हुए भी हड़प्पा सभ्यता को भारतीयों के द्वारा विकसित सभ्यता माना, एक्सेप्ट किया और उसके महत्ता को एक्सेप्ट किया। और हम भारतीयों ने भी उस सभ्यता की महानता को देखते हुए और उसकी विशेषताओं ने भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया, भारतीयों को भी गौरवान्वित किया। उनमें एक उत्साह, आत्मविश्वास पैदा हुआ, जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने बार बार कि भारतीय असभ्य हैं, बर्बर हैं, तो उसमें उनमें एक आत्मविश्वास कि हमारा अतीत भी एक समृद्धशाली रहा है। तो कहीं न कहीं इस एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तमाम पुरास्थलों का उत्खनन और खोज होता है। आज के डेट में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित करीब 1000 से अधिक पुरास्थलों का पता किया जा चुका है, जहां से इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि इतने विशाल विस्तृत क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इस सभ्यता के नामकरण को लेके भी प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या इस सभ्यता को सिर्फ हड़प्पा सभ्यता कहना उचित है या तार्किक है कि नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक पुरास्थल है और जबकि इस सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थल सिंधु घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ इतना कहना मैं उचित समझता हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास में एक परंपरा रही है कि जिस किसी स्थल पे पहली बार किसी सभ्यता या संस्कृति के बारे में पता चलता है, उसी के नाम पे उसका नामकरण उस सभ्यता और संस्कृति का कर दिया जाता है। तो चूंकि हड़प्पा वो पहला स्थल था जहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमाण मिले हुए थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार, पुरातत्वविद इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तमाम पुरातात्विक क्षेत्र मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता विशेष तौर से अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध रही है और नगर नियोजन के साथ साथ इसके नगरीयकरण की जो प्रवृत्ति रही उसके लिए ये जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरास्थलों में यदि हम देखें, उस बात पे जाएं तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है, आज के तौर पे आज देखें, मोटे मोटे तौर पे देखें तो करीब इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई है,
जिसका विस्तार क्षेत्र आज के समय में देखें तो पश्चिम उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक मिलता है। यदि एक तरीके से देखें कि हड़प्पा सभ्यता की पूरी सीमा क्या रही है, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा जिसे हम माने तो वो आज मांडा है, जो वर्तमान जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में पड़ता है। और इस सभ्यता का दक्षिणी छोर जो है दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जनपद में पड़ता है। और उसी तरह इसका उत्तरी पूर्वी सीमा जो रही है वो आलमगीरपुर है, जो मेरठ में है आज के उत्तर प्रदेश में। और इसकी पश्चिमी सीमा जो है बलूचिस्तान प्रांत के सुक्ता गेंडोर नामक पुरा स्थल पे है। इस सभ्यता के जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं, उनमें से चौहदड़ो, कोटदीजी, रोपड़, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हुलास, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, रोजदी, सुरकोटदा, सुक्ता गेंडोर आदि जैसे पुरा स्थल हैं। इन सभी पुरा स्थलों से जो पुरावशेष मिले हुए हैं, उनके माध्यम से हम तत्कालीन समाज, आर्थिक गतिविधि, उद्योग, धार्मिक क्रियाकलापों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय का समाज किस प्रकार का रहा, उस समय किस तरह के उनके धार्मिक क्रियाकलाप हुआ करते थे, उनके खाने पीने की क्या वस्तुएं रहीं, उनके व्यापारिक गतिविधि या व्यापारिक केंद्र कौन कौन से रहे, क्या उनमें कोई लिपि का विकास था या नहीं, भाषा का विकास था कि नहीं। तो यहाँ भाषा और लिपि के विषय में जब हम बात करते हैं तो धौलावीरा एक पूरा स्थल है जहाँ से एक साइन बोर्ड मिला हुआ है। हालांकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पुरास्थल रहे हैं, वहाँ के उत्खनन से प्राप्त होने वाले जो पुरावशेष हैं उन्हीं के आधारों पे हम हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन, रहन सहन, खान पीन आदि के विषय में अनुमान लगाते हैं और एक अनुमान के माध्यम से ये कहते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन इस तरह का रहा होगा। ये तो बात हुई हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की, प्रमुख पुरास्थलों की, उनकी खोज की। तो एक दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या रहा है, हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ, उसका कालखंड क्या है। तो इसके विषय में हम इतना कह सकते हैं कि इस विषय को लेके सभी पुरातत्वविद और इतिहासकार एक मत तो नहीं हैं। उन्होंने अपने हिसाब से वो आकलन करके इसका समय निर्धारण करने का प्रयास किया हुआ है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के समय निर्धारण और उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कालखंड के बारे में उन्होंने कि इसका समय विस्तार क्या रहा है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, जिस समय 1921 ईस्वी और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ, उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 3250 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। इनका कहना है कि इसी समय हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विकास और पतन हुआ। यानी जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा जीवन काल एक तरीके से रहा है, सर्वाइवर काल जो रहा है, वो करीब करीब 750 वर्षों का रहा है। इसी तरह से मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक रहा है।
मार्टिन व्हीलर का ही कहना रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था, और ये आर्यों का आक्रमण जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हाँ, फेयर सर्विस के अनुसार हड़प्पा का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। इसी प्रकार तो भारतीय पुरातत्वविदों माधव स्वरूप वत्स, इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालखंड जो है 3500 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक रहा है। और एक अन्य महत्वपूर्ण भारतीय पुरातत्वविद डीपी अग्रवाल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 तक रहा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विश्वसनीय जो डेटिंग है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से तय की गई है, जिसके आधार पे उसका समय 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा विकास काल रहा है या अस्तित्व काल रहा है वो करीब 600 वर्षों का रहा है। हड़प्पा अपने 600 वर्षों के विकास काल अस्तित्व काल में विविध आयाम को प्राप्त किए, और हड़प्पा के उन विशेष उपलब्धियों को कि उस समय के लोगों का सामाजिक जीवन किस तरह का था, उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, उनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था या आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, उनके उस समय वो अपने मनोरंजन किस प्रकार से किया करते थे। और सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात ये है कि उस समय का नगर नियोजन किस प्रकार का था, जो कहीं न कहीं आज भी हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है, नगरों में दिखाई पड़ता है। वो किस प्रकार से आज तक हमारे बीच चला आ रहा है, इसको भी हम अपने अगले वीडियो में इस